लेकिन सर एक और चीज पॉलिसी से इतर, फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, जो ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहाँ पर तैनात किया गया, लेकिन अभी उसका सर्विलांस जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब उसकी खोज, उसकी रडार, सारी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये कितनी घातक सिचुएशन है सर मौजूदा कंडीशन में? देखिए, जब यूएसएस अब्राहम लिंकन के पारस की खाड़ी में आ गया तो वो एक मकसद से आया हुआ है। उस देखिए, आप तमाम अभी पैनलिस्ट ने बात की कि ये एयर स्पेस अवेलेबल नहीं, वो एयर स्पेस अवेलेबल नहीं। आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आपको एक डायरेक्शन ऑफ अटैक देता है। आपके पास उसके ऊपर तमाम तरीके के डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड हैं, और साथ में जॉर्डन और इजिप्ट का जो एयर स्पेस आपके पास अवेलेबल है, आप ईरान को टारगेट कर सकते हैं। ईरान में जो इराक में जो सत्ता है, इराक का आज की डेट में कोई वजूद नहीं, वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, और उस तरीके से आप ईरान को जिस मर्जी जिस टाइम चाहे स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो एयर स्पेस वायलेट भी करता है तो क्या सऊदी अरब, क्या यूएई या अमेरिका के सामने कोई माइट रखता है? ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इसराइल लगातार अमेरिका की सपोर्ट करता है, और रिसेंटली देखिए इसराइल ने सदर्न लेबनान में भी स्ट्राइक किया क्योंकि वो प्रॉक्सीज को टारगेट कर रहा है। तो तमाम ऑप्शन अमेरिका के पास अवेलेबल है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन उनके पूरी तरह बरखलाफ चला गया है। ग्रीनलैंड के इशू को वो अभी उनके अंदर कंसेंसस नहीं आ पा रहा कि उनको करना क्या है। मिलिट्री एक्शन वो नहीं करेंगे, ऐसा वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देवास में बोल चुके हैं। ईरान की जो प्रॉब्लम है, ईरान में वो किस तरीके का स्ट्राइक करें, उनके दिमाग में एक शंका है कि अगर ईरान में वो स्ट्राइक करते हो तो इस बार ये शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए लंबा ड्यूरेशन चलने गया। और अमेरिका लंबे ड्यूरेशन के ऑपरेशन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, वो शॉर्ट एक्शन करना चाहता है। लेकिन उसका एम कहीं ना कहीं यह है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन, क्या सत्ता परिवर्तन एयर स्ट्राइक से हो जाएगा? क्या सत्ता परिवर्तन आपके यूएसएस अब्राहम लिंकन से स्ट्राइक करने से हो जाएगा? आंसर है नहीं। जो आप जिसको वहां पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, उसके ग्राउंड रूट पे कोई पहुंच नहीं है। और अयतुल्ला खमेनी और पेजेस्किया का आज की डेट में ग्राउंड पे कंट्रोल अच्छा है। प्रोटेस्टर काफी हद तक अपने वापस जा चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होने की कगार पे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब हम नेगोशिएट करेंगे, अब हम डील करेंगे, इस तरीके की बात। तो देखिए, काफी चेंज ऑफ स्टैंड है, लेकिन इनकी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कब क्या एक्शन करेंगे कुछ कह नहीं सकते। मिलिट्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक तरीके का प्रोटेस्टेड वो फिर से वो भड़का के तमाम पैसे पंप करके इस प्रोटेस्ट को इतना बढ़ा सकते हैं जिससे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। तमाम ऑप्शन पे अमेरिका काम कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका हर फ्रंट पे आइसोलेटेड होता जा रहा है। जब से इंडो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ डील कहते हैं, जब साइन हुआ, एक तरीके से बौखलाहट है, तमाम तरीके के ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं। लिहाजा अमेरिका आज की डेट में इस स्थिति में नहीं है कि वो क्लियर कट एक्शन ले सके। क्या वो ईरान में करना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन ये अपने आप में बड़े गंभीर हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को ये एक बार वीडियो फुल स्क्रीन में दिखाना चाहूंगी। पीसीआर प्लीज इसको दिखाइएगा। ये जो वीडियो है, दरअसल ये बड़े अपने आप में प्रोपोगेंडा वीडियो इसे बार बार क्यों कहा जा रहा है, देखिए ये अपनी इस पूरे युद्ध या इस पूरी सिचुएशन के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर ये एक सांकेतिक वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है, और ये ईरान की तरफ से जारी किया गया। देखिए ये जो आपको शिप नजर आता है, दरअसल ये बताया गया कि ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका की बड़ी ताकत, अमेरिका ने जिसे तैनात कर रखा है ईरान के इर्द गिर्द। और ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, अमेरिका जब चाहे हरी झंडी दे सकता है। तो ईरान ने कहा भाई ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हुए या हमारी तैयारी नहीं है। ईरान ने बाकायदा एक वॉर हेड जाता हुआ बताया, एक मिसाइल जाती हुई बताई, और उस पूरे ईरान की जो ताकत है उसे दर्शाते हुए बताया कि यूएस अब्राहम लिंकन किस तरह से एक मिसाइल से ध्वस्त हो सकता है। अच्छा, मुझे कर्नल सिरोही इस बात को समझाइए, पिछले काफी वक्त से लगातार यही तस्वीर नजर आती रही है ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। अमेरिका की तरफ से कई बार बड़े हमले भी हुए, कई बार सख्त हिदायतें भी दी गई, चेतावनियां दी गई, धमकियां दी गई, वो हर तस्वीर नजर आई। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो शर्तिंतु जी ने कहा कि ठीक है अमेरिका खुद को बहुत बड़ा दिखाता है, लेकिन काफी हद तक अब पिछले कुछ वक्त से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आता है कई देशों के साथ में। सऊदी अरब ने पहले ही कह दिया है कि भाई हम किसी भी तरह से ईरान को टारगेट करने के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे, और यही रुख कहीं ना कहीं इजराइल के अलावा बाकी खाड़ी कंट्रीज का है। अब क्या अलग थलग पड़ते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, और यही वजह है कि अभी तक हमले को हरी झंडी नहीं दी गई है, सिर्फ प्रोपोगेंडा और धमकियां का काम चल रहा है। देखिए नैना जी, अगर इस चीज को इस तरीके से समझें कि
ईरान जो अमेरिका है वो ईरान को प्रेशराइज कर रहा है। उनके प्रेशराइज करने की उनकी चार जो उनकी कंडीशन है, जिसके बाद वो जो है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले जो उनके स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जो एनरिचमेंट यूरेनियम का होता है ईरान में, उसको बंद कर दिया जाए। नंबर दूसरा, जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है तकरीबन 450 किलो, जिसको कहते हैं कि तकरीबन 60% ऑलरेडी एनरिच्ड है, और वेपन ग्रेड बनाने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 महीने में उसको एनरिच करके इस लेवल तक ले जाया जा सकता है जिस पे जो है वो एक वेपन का काम कर सके। नंबर तीसरा है, जो ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कैप लगना चाहिए, उनको जो है उससे ज़्यादा उनके पास नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे पहले हमास था, हौतीज हो, या जो है इराक में जो उनके जो हिजबुल्ला है, उन सबको ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ये इनकी शर्तें हैं, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। देखिए, जब भी जैसे पहले जो है प्रवक्ता ने पहले बताया था कि लीबिया में हुआ वहां पे तेल है, इराक में हुआ वहां पे तेल है, वेनेजुला में हुआ वहां पे तेल है, ईरान में हो रहा है वहां पे तेल है। तो जहां जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अमेरिका की शुरू से ही, आज की बात नहीं है, शुरू से ही उनकी नजरें उन देशों के ऊपर है जिनके पास अपने रिसोर्सेज है। अब चाइना के साथ उन्होंने जो है टैरिफ वॉरफेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने उनको ऐसा जवाब दिया कि रेयर जो मिनरल्स हैं उनको देना बना कर दिया। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ठंडे पड़ गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में अभी वो बात चल रही है, तो चाइना को पनिश करने के लिए वेनेजुला का ब्लॉकेड किया, और अब ईरान चाइना को पनिश करने के लिए ईरान का ब्लॉकेड हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी जो एक रेटोरिक है, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि अब की बारी जो हमला होगा तो बहुत ही खतरनाक हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। तो ये तीनों देश मिलके एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं ताकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से दूसरे को डराया जाए। अब जहां तक सवाल ये आता है कि सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई, जो अब ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट ये, वो ईरान को ये बता रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ, आपके साथ युद्ध होने में हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। हम अपनी जो है जमीन को, अपनी हवा को या अपने पानी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन सर, एक और बड़ी बात यहाँ पर ये, मुझे लगता है ये भी हमारे दर्शकों को जरूर जानना चाहिए कि अमेरिका और ईरान, ठीक है, अगर देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर है, ईरान भी कमतर नहीं है। ईरान के, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, अमेरिकी रिपोर्ट ही थी, उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती यहाँ पर भले की गई हो, लेकिन ईरान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकते हैं। तो सर, अगर हम सैन्य ताकत या हथियारों की जखीरे, या फिर ये अगर बात की जाए बारूदी मजबूती के लिहाज से, तो दोनों में कितना डिफरेंस है और कितनी समानता है? देखिए नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इकोनॉमिकली हो या मिलिटरीली हो, इसमें देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को क्लीन वॉक मिलेगी कि वो जाएगा और जाके हमला करेगा और वापस आ जाएगा। ऐसा ईरान ऐसा देश नहीं है, और ये अमेरिका को भी पता है। क्योंकि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो जितने ये 9-10 बेसिस है मिडिल ईस्ट के, इनके ऊपर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलों का हमला करेगा। और जो ईरान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसके ड्रोन और उनकी मिसाइल्स है, और उनके ड्रोन तो रशिया तक यूज कर रहा है। तो वो जो टेक्नोलॉजी मिसाइल की है, ड्रोन्स की है, वो काफी एडवांस्ड है। और उन्हीं के जरिए जो है, आप देखेंगे कि जब मई जून में लड़ाई हुई थी, 12 दिन की लड़ाई इजराइल के साथ हुई थी, तो काफी इंटरसेप्ट हुई थी मिसाइल्स और ड्रोन्स। लेकिन उनमें से कुछ जो है निकल के इजराइल के बहुत ही उसमें रहने वाले इलाकों में, उनके हाफा पोर्ट के ऊपर भी हमला हुआ था। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान का होगा, नुकसान जो इजराइल का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। सिर्फ फर्क ये है कि अमेरिका जो एक्चुअल देश है अमेरिका, वो बहुत दूर है, वहां तक मिसाइलने की कैपेबिलिटी ईरान की नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री बेसिस हैं इसके अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ मिसाइलों का हमला होगा। उसमें मैं मानता हूं कि काफी मिसाइलों को रोक दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिसाइलें अगर पेनिट्रेट करती हैं तो उसमें अमेरिका को भी नुकसान होगा। और ईरान तो जो है नुकसान, चाहे वो
ह्यूमन कैजुअलिटीज हो, जो वेपन्स हो, उनका बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अमेरिका में ह्यूमन कैजुअलिटीज का ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है भारी पड़ और जाएगा, पहले से ही क्योंकि वो घिरे अमेरिका हुए में हैं। कैजुअलिटी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जी जी, पहले से ही घिरे हुए। लेकिन यहाँ पे मालिका, मुझे एक बात ज़रा समझाइए। हमें कुछ समय पहले एक सीरीज़ देख रही थी, खासतौर से क्योंकि यहाँ पर जब पूर्णिमा नाथ जी ने रिजीम चेंज की बात कही तो मेरे दिमाग में वही बार बार क्लिक कर रहा है। ये एक पुरानी एक तरह से रणनीति रखी है, खासतौर से अमेरिका की, रिजीम चेंज के माध्यम से युद्ध को एक दूसरे मोड़ की तरफ लेकर जाना। क्योंकि खासतौर से अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका सुपर पावर ज़रूर है, सबसे बड़ी ताकत भी उसके पास में है, चाहे बात सैन्य ताकत की हो, टेक्नोलॉजीज की बात हो, सबसे बड़े देश के तौर पर भी हो। लेकिन युद्ध के इतिहास में अगर देखा जाए तो अमेरिका का युद्ध का इतिहास बड़ा काला रहा है। उसके पास में कोई बहुत पॉजिटिव ये कहा जाए कि अच्छे कुछ मेडल्स नहीं है युद्ध के लिहाज से। तो क्या यही एक तरीका है, युद्ध में जीत नहीं हासिल कर सकते, रिजीम चेंज या फिर दूसरे हथकंडे अपना लिए जाएं? और यही अब ईरान में भी बार बार हो रहा है, धमकी दी जा रही है लेकिन बच रहे हैं अभी युद्ध की मुनादी बजाने से भी। बिल्कुल नैना जी, जैसे पूर्णिमा मैम ने पहले भी बताया है कि युद्ध डायरेक्टली अमेरिका का कॉन्फ्रंटेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा है हिस्टोरिकली, और अभी भी देखिए उन्होंने कभी भी डायरेक्टली अटैक कहीं नहीं किया है। इसमें नैना जी सॉरी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने एआई वीडियो अभी दिखाई है, एक और चीज ईरान में सर्कुलेट हुई है। आप अगर इनकलाब स्क्वायर देखें उसका, जो वहां पर का मेन पॉलिटिकल हार्ट बीट है तेहरान का, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा सा एक बिलबोर्ड में दिखाया है कि अगर यूएस अटैक करता है तो वो जवाब, जो विंड का जवाब है, ये लोग वर्ल्ड विंड से देंगे। मतलब ये तूफान है, ये कम नहीं है। ईरानियन जो गार्ड है या ईरानियन आर्मी है, वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो ये डायरेक्टली थ्रेट तो कर ही रहे हैं, स्टेट थ्रेट तो कर ही रहा है थ्रू इन्फोग्राफिक्स, थ्रू ये एआई के माध्यम से फॉरेन पावर को थ्रेट कर रहा है। कमिंग बैक टू नैना जी, बिल्कुल अगर हम देखें तो पहले तो यूएस अटैक कर देता है, जहां अटैक किया है वो बहुत छोटे देश हैं, और लास्ट में उसका बेनिफिशियरी कौन होता है? चाइना होता है। आप देखिए इराक को इन लोगों ने अटैक किया पहले, किसके लिए? तेल के लिए। उसके बाद उसका बेनिफिट कौन ले रहा है आज के टाइम में? चाइना ले रहा है। तो नैना जी ये हमेशा, और इसमें तीसरा एंगल नैना जी एक और है, वो ये है कि अगर आप देखें तो ईरान इज द ओनली मिडिल ईस्ट पार्टनर राइट नाउ टू कौन सा सुपर पावर? रशिया और चाइना के साथ बहुत क्लोज है ईरान के रिलेशंस, और यूएस नहीं चाहता है किसी भी तरीके से कि रशिया और चाइना कहीं भी ऊपर आए और उससे ज्यादा ताकतवर हो। तो वो डायरेक्टली चैलेंज तो कर नहीं सकता है रशिया और चाइना को, तो वो कहां से कर रहा है? वो बैकडोर से कर रहा है। वो बैकडोर से उनको प्रेशराइज कर रहा है ईरान के थ्रू। क्योंकि अगर आप देखें सबसे ज्यादा तेल, ड्रोन, डिफेंस डील्स किसके साथ है ईरान की? रशिया और चाइना के साथ ही है। चाइना सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीद रहा है आज के टाइम में। तो ये नैना जी डायरेक्ट ना कॉन्फ्रंटेशन करके, ये बैकडोर कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा लग रहा है अभी। इसमें कोई शक नहीं। मैं पूर्णिमा जी का रुख करूं, लेकिन शर्तेंदु जी मुझे एक बात जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तरह से वॉर ड्रिल भी की गई। हालांकि वॉर ड्रिल के लिए भी जो अन्य देश हैं, खाड़ी देश, वो इस बात पर आपत्ति भी जताते रहे। उनका कहना है कि भाई हमने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह से एक्शन की कभी परमिशन नहीं दी और ना ही आने वाले वक्त में देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वॉर ड्रिल की जाती है और संदेश देने की कोशिश की जाती है, तो क्या अब अमेरिका बनाम खाड़ी देश होता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से? और इसके इम्पैक्ट्स किस तरह से नजर आने वाले हैं? आप मेरे से सवाल पूछा जी आपने? जी शर्तेंदु जी, हाँ जी। हाँ, देखिए ये जो वॉर ड्रिल की जा रही है, और जहां तक खाड़ी देशों का सवाल है, ये अपने अपने कंफर्ट जोन में सारे हैं। और खाड़ी देशों का एक सोच रही कि वो अपनी सरजमी, अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं करने देना चाहते। उनको पता है कि ईरान को लड़ने तो ईरान के लिए आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहें, लेकिन ना तो वो किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट, ना मॉरल सपोर्ट, ना किसी तरीके का सपोर्ट ईरान को देने के में तैयार नहीं है। स्टेटमेंट जरूर देते हैं। मकसद एक है कि देखिए ईरान के ऊपर अगर अमेरिका अटैक करता है तो हमने स्टेटमेंट दिया और इससे पल्ला झाड़ा, इस तरीके का एटीट्यूड है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया हो, चाहे आपका यूएई हो, तमाम छोटे देश, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, जहां जहां अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं, एक तरीके का कनाइवेंस तो अमेरिका के साथ है। ये इसको आपको समझना पड़ेगा। जो मिडिल ईस्ट के कंट्री वो एक छत्र छाया में नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं है। इसी को अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है। और उनका मानना है कि ईरान अगर ध्वस्त होता है तो एक तरीके के जो शिया की जो लीडरशिप उभर के मिडिल ईस्ट में आ रही थी, वो भी ध्वस्त होती हुई दिख रही है। तो सारे जो नेशन है वो अपने नेशनल पॉलिसी को
परसू करते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहते हैं कि ईरान उस रेस में ना आए जो कि लीडरशिप मिडिल ईस्ट को प्रोवाइड करे। और जहां तक मिलिट्री डील का सवाल है, कहीं ना कहीं तमाम खाड़ी के देशों में एक तरीके का शक है कि ईरान के बाद हो सकता है उनका नंबर लग जाए, क्योंकि कहीं भी प्योर डेमोक्रेसी है नहीं, मोनार्की है, एक अलग तरीके की व्यवस्था है। ये बात कही ही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो मुखौटा भी उतार चुके हैं। अभी पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, खाड़ी देश, उन्होंने कहा भारत का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि उनकी एक तरह से मंशा तो यही रहती है। देखिए भारत पे तो किसी तरीके की हिमाकत डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है करने की। वो टैरिफ वॉर जरूर लगा सकते हैं, ट्रेड वॉर लगा सकते हैं, तमाम तरीके के सैंक्शन आगे आने वाले दिनों लगा सकते हैं, लेकिन देखिए हिंदुस्तान और अमेरिका एक नेचुरल एलाई रहे हैं काफी समय तक, और डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम को मैं मानता हूं कि अगला 3 साल का ये डिफिकल्ट टेन्योर है जो वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं, और कई तरीके के अपहीवल्स यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन को देखेंगे तो ये शॉर्ट पीरियड है, ये जल्दी निकल जाएगा। और कई बार अमेरिका इसका हिंट दे चुका है, और हमारी ट्रेड डील आज की डेट में फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है। ये भी कहा है अमेरिका ने कि हिंदुस्तान रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा या कम कर देगा तो उसके ऊपर जो 25% सैंक्शन लगा वो हट जाएगा। कई तरीके के इंडिकेशन दिए, और बार बार वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की प्रशंसा करते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है, तमाम चीजें ऐसे पैडिंग वाले स्टेटमेंट वो बोलते रहते हैं। तो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन अलग है, दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको इन खाड़ी देशों के छोटे छोटे जो देश हैं उनसे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक अमेरिका की मंशा तो है कि जो अमेरिका की लाइन नहीं टो कर रहा है, या तो उसके ऊपर सैंक्शन लग रहा है, या वहां पे जेंजी का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन, तमाम ऐसी कोशिशें चल रही हैं। वजह उसकी है कि आज की डेट में बैलेंस ऑफ पावर जो विश्व का है वो अमेरिका के फेवर में टिल्ट इसलिए हो गया है कि रशिया अपने एलाइज कंट्री के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं। इसकी शुरुआत हुई थी सीरिया से, जब अल असद की सरकार गिरी, जब उनको हटाया गया और वो रशिया में उन्होंने पलायन किया, तो रशिया उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि रशिया खुद यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ था। अगर रशिया ने वहां पे कोई मदद प्रोवाइड की होती, कोई एक्शन दिया होता, तो शायद ये दशा नहीं होती, अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ता। लेकिन आज की डेट में अमेरिका बेछूट बेलगाम किसी भी कंट्री में इंटरफेयर करने की क्षमता रखता है, और वो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। चाइना का जो सपोर्ट है वो इकोनॉमिक सपोर्ट है, वो लड़ाई के खेमे में उतरना नहीं चाहता। रशिया ने हाथ खींच रखे हैं, और हो सकता है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई अलग तरीके की साठगांठ हुई हो। इसी के तहत वो ग्रीनलैंड की भी बात करता है, इसी के तहत अमेरिका कनाडा को 91वां स्टेट बनाना चाहता है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका आज की डेट में सोल यूनिटरी पावर हो रखा है, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ में उसका जो रीजनलिस्टिक फीलिंग है, जो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी है, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था बढ़ाना चाहता है अपने एरिया को, जो देखिए एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया था, उसमें अमेरिका ने किस किस इलाकों दिखाया था, मैक्सिको को भी अपने में मिला लिया था, कनाडा मिलाया था, ग्रीनलैंड मिलाया था, और काफी बड़ा हिस्सा का एक अमेरिका का एक मैप में उसको जारी किया गया। तो इस तरीके की पॉलिसी अमेरिका के दिमाग में है। अखंड यूएस बना दिया उन्होंने। हम अखंड भारत की बात करते हैं, वो अखंड यूएस की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखा दी कि कितने शैलोनेस से ये पॉसिबल नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड को एंटेगनाइज कर देंगे और आप आइसोलेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को बनाया किसने, आप ये समझिए, पूरे वर्ल्ड का टैलेंट आपके यहाँ इकट्ठा हुआ और आपके अमेरिका को इस जगह पे पहुंचा दिया कि जिसमें आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, सोशल एडवांसमेंट हुआ, तमाम तरीके की नई नई चीजों को इनोवेशन हुआ, और अमेरिका ग्रेट बना। अब आप फिर से मेक अमेरिका ग्रेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर $35 ट्रिलियन का लोन है। पूर्णिमा नाथ जी, ये तो वही बात हो गई कि मतलब ही हो गए हैं अब तो डोनाल्ड ट्रंप। अपने मतलब की जब बात आई, वही बात शरदेंदु जी भी कह रहे हैं कि जिस पूरी दुनिया ने अमेरिका को इतना ग्रेट बनाया, अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो पॉलिसी है उसी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने की, उन्हें तोड़ने की नजर आती है। और ईरान की स्ट्रैटेजी भी एक तरह से यही कहती है। देखिए, अगर आप कोट एंड कोट मतलबी की बात कर रहे हो, हर कंट्री मतलबी है।
सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका का हेजिमनी ग्लोबल में अभी दबदबा इसीलिए है कि वो दिखाता है अपने पास हम न्यूक्लियर पावर है, हम हमारा वॉर हेड भी ज़्यादा है। हालांकि रशिया का वॉर हेड अमेरिका से ज़्यादा है, बट ऑन टॉप ऑफ इट वो कभी बोलते नहीं है। ऊपर से इकोनॉमिक प्रेशर भी अमेरिका का चलता है। यहाँ से तो यूएस एड जाती थी हर कंट्री में, वो पॉलिटिक्स चेंज करने के लिए ही जाती थी, फ्री डोनेशन थोड़ी जाता था अमेरिका से। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा जा रहा है डिफरेंट कंट्री में, वो थोड़ी डोनेशन जा रहा है, वो तो लिटरली यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। आज यूएस का इंटरेस्ट नहीं सर्व कर रहे, वो हु से बाहर निकल गया, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया, इसका क्या मतलब है? कल फिर से चले जाएंगे दूसरा सत्ता आया तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज मतलब ही हर कंट्री है, इंडिया भी है। अब सर कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि हाँ रशिया सपोर्ट करने नहीं आया था, उनका खुद का लोग मर रहे थे युद्ध में, पीछे लगा दिया कोई प्रॉक्सी वॉर में नेटो के लिए। अब इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया भी अभी तक तो यही बोलते रहा था, इंडिया इज नॉट, आई मीन इट्स नॉट अ वॉर एरा। अभी क्या ये क्या बात होगी जब आपके पीछे लगा दिया कोई, अब वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वॉर को तो फाइट करना ही पड़ेगा ना। यही सिचुएशन ईरान भी जूझ रहा है, वेनेजुएला फाइट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे लिटरली 15 मिनट लेकिन पूर्णिमा जी, शर्देंदु जी बता रहे ना कि इंडिया की कंडीशन तो अलग है। अब मैंने ये नोटिस हमेशा किया नैना जी, आपने कभी इंडिया की क्रिटिसिज्म सही तरह से नहीं लेते हो, हर कंट्री की क्रिटिसिज्म सुन लेते हो बहुत अच्छी तरह। मैं बताती हूँ, बोल जाते कि आप ही ये नहीं लेते हो। देखिए ये जब मैं नॉर्मली एक बिना कोई बायस की एनालाइज कर रही हूँ, वो भी मुझे अच्छा, बोलने के लिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका के लिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया की जो कंडीशन है वो वेनेजुएला या ईरान जैसी है? क्यों तब हमें चुप कराया जाता है? दिस इज नॉट फेयर ऑल्सो। अरे मैं यही तो पूछ रही हूँ पूर्णिमा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कही। उन्होंने कहा दूसरे देशों पर कंट्रोल करने की, आपने कहा भारत पर भी नजर है। भारत को कैसे कंट्रोल करेंगे? भारत को कंट्रोल करना इतना आसान है क्या पूर्णिमा जी? अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रही कि आसान है अब, लेकिन मैं कह रही हूँ टैरिफ लगाने की बात हुई, टैरिफ तो हम झेल रहे हैं ना मैडम। नहीं, इट्स नॉट अबाउट तारीफ ऑल्सो। नॉर्थ ईस्ट में 5 out of 7 states are you have Hindus in a minority at this point of time। मणिपुर में भी लिटरली फ्रैक्शन कम है, लेकिन हो तो रहा है। बार बार बांग्लादेश जैसा कंट्री आपको धमकियां देता है कि चिकन नेक को सेपरेट कर लेंगे। आपकी पुरानी स्वर्गीय सर्जियो गोर की पुरानी जो एम्बेसडर इंडिया में हुआ करता था एरिक गार्सिटी, वो डेमोक्रेट से है, बाइडेन एरा से है, उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस नॉर्थ ईस्ट में किया था। अब साउथ में चले जाइए, आपका जो अब्राहमिज्म चल रहा है वहां पे। अच्छा, मुझे बताइए क्या ये धमकी देना आपको लगता है धमकी देना काफी अच्छा? क्या चल रहा है? शर्देंदु जी, मुझे लग रहा है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्देंदु जी, क्या धमकी देना जी बड़ी बात है? देखिए, जो पूर्णिमा जी जो 3 बातें बोल रही हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से किस लेवल पे इंटरफेयर करना चाह रहे हैं, शायद आपने नॉर्थ ईस्ट को देखा नहीं है या आपने उसकी वास्तविकता को समझा नहीं है। आप एक बांग्लादेश में ये छोटे कंट्री में आप अपहीवल कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री और वहां के जो सारे स्टेट है वो उतने ही हिंदुस्तान से इंटीग्रेटेड है जितना कोई प्रदेश, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट हो। और जब आप बात करती हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पहली चीज तो सारे इंडियन और वहां डेमोक्रेसी और वो हिंदुस्तान के इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। किस तरीके से अमेरिका वहां इंटरफेयर करना चाहता है? अमेरिका खुद हिंदुस्तान की मदद चाहता है क्वाड को और इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेट करने के लिए, जिससे वो चाइना के वर्चस्व को रोक सके। हिंदुस्तान के अंदर इंटरफेयर करना, वो भी अमेरिका द्वारा, ना तो अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे, ना ही अमेरिका के लिए यहाँ पे ऐसी कोई सरजमी है जहां पे उसके एजेंट क्या वो अपनी इस तरीके की चीजों को लागू कर सके। मेरा कहने का मतलब यह कि आप अगर ये वेंचर करते भी हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आज की डेट में कोई बड़े देश, आप बोलेंगे रशिया को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? आप चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, हिंदुस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बयान दे सकते हैं। आप एक अपने तरीके से शेख चिल्ली की कथाओं जैसी वाली चीजें हो जाएंगी। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंटरफेयर करके करेंगे क्या?
आपका आपका एक ज्योग्राफी की जो चीज होती है, कितने भी आप रिसोर्सेज पंपिंग कर ले, क्या आप फिजिकल डिप्लॉयमेंट और प्रूफ करेंगे? क्या आप अपने जंगी भेड़े, आपने 71 में भी जंगी भेड़े भेजे थे, क्या हाल हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या हिंदुस्तान ने बोला था आने दो 7वां बेड़ा, हम उसको भी उड़ा देंगे? तो इस तरीके की चीजें इस फोरम पे करना ठीक नहीं है। हिंदुस्तान को आपको एज ए पावर ट्रीट करना पड़ेगा। आप छोटी मोटी जगह पे घुस के आप एनर्जी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब देश महाशक्ति और जहां डेमोक्रेसी प्रफुल्ल कर फैली हुई है, जो डेवलपमेंट की राह पे है, वो आपके रहमो करम पे नहीं जिंदा है, आपके सैंक्शन पे नहीं जिंदा है, आपसे टेक्नोलॉजी नहीं मांग रहा है। हिंदुस्तान आज की डेट में खुद एक स्वावलंबी देश है, उसको आपके असिस्टेंट या पूर्णिमा जी। मदद की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको शायद इसका आप जो पॉइंट रेज कर रही थी शायद वो क्लियर हुआ भी होगा। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे किसी को डाउन करने की बात नहीं है, लेकिन कर्नल संजीत सिरोही जी, अब बार बार पूर्णिमा नाथ जी इस बात की चिंता जाहिर करती रही हैं कि हमेशा जिस तरह से गुडी गुडी चीज़ें नज़र आती है, अमेरिका की नज़र में भारत उतना मजबूत नहीं है और भारत को कमतर करने की लगातार कोशिश करता है। उसमें खासतौर से हिंदूज की बात उन्होंने कई बार उठाई है कि वो हिंदूज माइनॉरिटी के तौर पर अब दुनिया में देखे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो क्या उन्हें भी मैनिपुलेट किया जा सकता है? बांग्लादेश का जिक्र है या ईरान का जिक्र है, क्या उसकी जैसी कंडीशन इंडिया में भी बनती हुई आने वाले वक्त में नजर आ सकती है? तो मैं ये बताता हूँ कि भारत जो है बांग्लादेश नहीं है, भारत जो है वेनेजुएला नहीं है, भारत ईरान नहीं है। 140 करोड़ प्लस इंसान हैं और उसमें जो है डेमोक्रेसी है। तो जिस देश में जो है लार्जेस्ट, जिस देश की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो और जहाँ पे 140 करोड़ आदमी रहते हो और जो आज के दिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो और जिनकी लीडरशिप के ऊपर जो है 140 करोड़ लोगों को भरोसा हो, तो उस देश के अंदर, उस देश की तरफ तो आप आंख उठा के देख भी नहीं सकते। और आपने देखने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि अमेरिका की डीप स्टेट जो है कोशिश नहीं कर रही है। अमेरिका के डीप स्टेट पिछले कई साल से भारत के अंदर अपहीवल करने की, पार्टीज को जो है सपोर्ट करने की, पार्टी से अलग अलग जो है वक्तव्य देने की वो कोशिश पूरी जारी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से गवर्नमेंट की निंदा की गई, किस तरीके से जब लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 में तब किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत पूरा दृढ़ तरीके से खड़ा हुआ है। और भारत जो है आज के दिन जो बड़े बड़े देश है, खास तौर पर अमेरिका को कहना चाहूँ, दे मस्ट एक्सेप्ट इट कि भारत जो है एक ग्रेट पावर है और आने वाले समय में अगले 2-4 साल 5 साल बाद जो आज अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा देता है 50%, जो दिल करता है वो कर देगा, अगले 5 साल बाद उसके काबिल भी नहीं रहेगा। जिस तरीके से भारत जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग जो इकोनॉमीज है उनके साथ जो है अपनी ट्रेड डील कर रहा है, तो आने वाले समय में भारत इतना मजबूत हो जाएगा, किसी के रहमो करम पे नहीं रहेगा। और सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है कि हम देखते हैं कि अभी मदर ऑफ ऑल डील जिसे हम बार बार कह रहे हैं, उसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि जिस तरह से ईरान या बांग्लादेश की परिस्थिति बनी और यहाँ पर एक तरह से रिजीम चेंज की कोशिश हुई, मालिका ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में कोशिश नहीं की गई, और हमेशा से खासतौर से जो कमजोर है उससे तुलना करेगा ही क्या अमेरिका, जो मजबूत है उससे ज्यादा हमेशा अपना चुनौती मानता है ना, चाहे बात चाइना, रूस या भारत की बात हो। देखिए नैना जी, आई थिंक पूर्णिमा मैम को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये नया भारत है और ये आंख मिलाकर बात करता है। हम किसी के नहीं, हम वो हमेशा पाकिस्तान वैसे नहीं है फेवर में ही जो, बात करती हैं जी। नहीं हम पाकिस्तान नहीं, आई थिंक मैम थोड़ा मिसप्लेस कर दे रही हैं, शायद हमें एक्सचेंज कर दे रही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाता है। ये नया भारत है, हम एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जैसे सर ने बोला, आज के टाइम में हमारा डेवलपमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है नैना जी, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और जैसी बात रही, ठीक है, हमारे ऊपर, जैसा आपने भी बोला नैना जी, हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, लगा दीजिए टैरिफ। सबसे ज्यादा नवंबर में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा देखिए तो सबसे ज्यादा यूएस के साथ, इवन आफ्टर सो मेनी टैरिफ्स, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उन टैरिफ्स का। ठीक है, थोड़ा सा किसको महंगाई का सामना झेलना पड़ा? एक्चुअली यूएस के कॉमन सिटीजन्स को महंगाई का सामना झेलना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ? यूएस के साथ सबसे ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट हुआ है ये पिछले नवंबर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिकॉर्डेड डेटा है। सबसे ज्यादा तेल हमने रशिया से भी नवंबर में ही खरीदा है। तो ऐसा कुछ नहीं है नैना जी,
हम लोग अपना डील डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पहले यूएस को लगता था कि भारत भी पाकिस्तान की तरह हमेशा डिपेंडेंट रहेगा यूएस के ऊपर, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है और यूएस को ये समझ में आ चुका है। तभी उनके प्रेसिडेंट आप देखिए बार बार ये रिटेरिएट करते रहते हैं। जब भी उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है दैट मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ वेरी गुड मैन, कभी भी उनकी कड़ी निंदा नहीं की जाती है, कभी भी भारत की कड़ी निंदा नहीं की जाती है। टैरिफ जरूर लगाए जाते हैं बट निंदा कभी नहीं की जाती है, कभी भी उनके वर्चस्व को चैलेंज नहीं करते हैं ट्रम्प, बेशक, जैसे बाकी के देशों में हम देखते हैं। तो नैना जी ये एक बहुत ही फॉल्स नैरेटिव थोड़ा अमेरिका से आता रहता है, वो वेस्टर्न नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं यहाँ पर। और भारत बहुत मजबूत है और अब आप देखिए ना, मदर ऑफ ऑल डील्स 20 साल बाद साइन हो चुका है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी 3 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आए थे, 3 घंटे मोदी जी से बात करने के लिए,